हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स लेक्चर नंबर 1 और उसके बाद लेंज लॉ हमने समझा था। तो हमने देखा था कि लेंज लॉ में कैसे हमने सीखा था कि करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं जब भी फ्लक्स चेंज होता है। तो अब इस लॉ में बेसिकली हम पता करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों मेन चीज़ होता है कैलकुलेट करने का। तो हमने लेंज लॉ देखा था, अब इस फैराडेज लॉ को हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फैराडेज लॉज का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूँ। तो फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल एक जनरल प्रिंसिपल होता है और उसमें उसका जो स्टेटमेंट होता है वो बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या फिर करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो फिर कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यदि मैं बोलूँ तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड हेंस द करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड कर दो, लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। तो लेंज लॉ को हमने देख लिया था कि इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, यू कैन से। अब फैराडेज लॉ बोलता है कि ये एक तरह से इसका स्टेटमेंट बताएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो whenever there is a change in magnetic flux, the EMF is produced and the magnitude of EMF is given by माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन मैं बस डी फाई बाई डी टी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब, क्योंकि मैंने डायरेक्शन सीख लिया है। तो एक्चुअली ये बुक्स वगैरह में देखोगे ई एम एफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी निगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि वो अपोज कर रहा है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई एम एफ इज डी फाई बाई डी टी, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ई एम एफ इज गिवन बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ऐसे बोल देता हूं कि EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल whenever there is change in magnetic flux, और EMF produced in a coil is given by the rate of change of magnetic flux. So rate of change of magnetic flux implies EMF and this EMF implies current. यदि स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो कुछ ऐसे लिख दो कि द EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो EMF को मैंने लिख दिया डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी को इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यदि फ्लक्स तुम्हें दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फ्लक्स हमारा एक टाइम का कोई फंक्शन है, टाइम का फंक्शन मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो वैल्यू तुम्हें देगा EMF। और जब EMF तुमने कैलकुलेट कर लिया EMF, तो तुम करंट कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कोई कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस है R ओम, तो करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, करंट इज गिवन बाय EMF अपॉन रेसिस्टेंस। तो EMF हमारा डी फाई बाई डी टी है और इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूला आ गया, एक करंट का फॉर्मूला और एक EMF का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम EMF भी निकाल सकते हैं, मेरे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, और करंट भी निकाल सकते हैं डी फाई बाई डी टी बाई रेसिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ मैं बात करता हूँ। अब ऑब्वियसली EMF वोल्ट में आएगा और करंट एम्पियर में आएगा, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ। कभी कभी क्या पूछ देता है तुमसे कि चार्ज फ्लोन, एक क्वांटिटी है चार्ज फ्लो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। चार्ज फ्लो मतलब कितना चार्ज फ्लो किया जब EMF या फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम इस EMF को ही लिखते हैं कितना, सपोज मैंने करंट को लिखा, करंट को लिखते हैं करंट इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी अपॉन रेसिस्टेंस,
फिर आर ओम, ठीक है। अब इस करंट को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखो, इसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं, डी टी और डी टी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया, डी क्यू इक्वल्स टू डी फाई अपॉन रेसिस्टेंस। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू विच इज टोटल चार्ज फ्लोन इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन रेसिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मतलब डिराइव कर सकते हो लेकिन इसको याद डायरेक्ट कर लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा चार्ज फ्लोन है, एंड चार्ज फ्लोन इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टोटल फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस। तो किसी कॉइल से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया अपार्ट फ्रॉम ईएमएफ। वैसे इसका ज़्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हमें तो देखना है, हमें बेसिकली सीखना है कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ और करंट, और डायरेक्शन तो हमने सीख ही लिया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब बात करते हैं, ओके एक प्रॉब्लम लेते हैं अब फिर। मैग्नेटिक बेसिकली ईएमएफ निकालना हम सीखेंगे अब। तो दिस इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, और तुम्हें पूछा है इंड्यूस ईएमएफ। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंड्यूस ईएमएफ एट 4 सेकेंड, इंड्यूस ईएमएफ एट 4 सेकेंड। यहाँ पे तुम्हें 4 सेकेंड पे ईएमएफ निकालना है। तो क्या करोगे, वेरी सिंपल, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओगे, ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 16t प्लस 3। मतलब ये जो फंक्शन आ गया ये एक तरह से वोल्टेज का फंक्शन आ गया हमारे पास, वोल्टेज v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और यू कैन से ईएमएफ। और 4th सेकेंड पे निकालना है तो v4 निकाल लो, 4 वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 16 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 64 प्लस 3 67 वोल्ट्स। ये हमारा आंसर आ गया, दैट मच सिंपल इट इज। तो 67 यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए क्वाइल ऑफ एरिया, वही यूनिट्स वगैरह वो लोग उस दे के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो बस वही है, यूनिट दे दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मेक श्योर एवरीथिंग इन ऐसा यूनिट तुम्हें लेना है। जैसे यहाँ देख लो गॉस पर सेकेंड दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। एक कॉइल है जिसका कि एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 टर्न्स है, विद अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इज चेंजिंग विद द रेट ऑफ दिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दिया हुआ है, मतलब dB बाई dt दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लो यहाँ पे, dB बाई dt वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितना, 10⁸ गॉस पर सेकेंड। अब देखो गॉस जो होता है वो एक CGS यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, आई थिंक ये होता है, या फिर 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको तुम याद कर सकते हो और इसको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो गॉस है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो SI यूनिट में, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा। तो dB बाई dt की वैल्यू टेस्ला पर सेकेंड में हमारे पास आ गया, ठीक है। चलो ये डेटा हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। रेसिस्टेंस दिया हुआ है कॉइल का, तो रेसिस्टेंस इज 20 ओम, और एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। तो पूछा है तुमसे करंट, तो हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। करंट का फॉर्मूला क्या है, डी फाई बाई डी टी अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। और देखो यहाँ डी फाई डी टी ऐसा नहीं है, डी फाई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो डी ऑफ क्या कर सकते हैं, डी ऑफ डी टी ऑफ बी इंटू ए एन बाई आर। अब एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि उसका एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बी अपॉन डी टी इंटू एरिया अपॉन रेसिस्टेंस। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले वेरिएबल में ट्राई करो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, और फिर बाद में
जो वैल्यूज़ दी हुई है उसका वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर लो, और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है तो इसको n से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो n से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे फिर वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। dv/dt की वैल्यू क्या है 10⁴, और एरिया हमारा 10 है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁴, और नंबर ऑफ टर्न्स इज 10 अपॉन रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो गया तो आ गया मैं 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इज द आंसर। वेयर इज द 5 एम्पियर? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, इसको सॉल्व कर लो। आगे मैं कुछ और एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, तो जस्ट बी ऑन द लेक्चर। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे नोट्स के कुछ क्वेश्चंस, तो ठीक है बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है एक कॉइल दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड द करंट प्रोड्यूस इन द वायर। यदि क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा अच्छे से तो मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ तो तुम इसको लिख सकते हो यदि नोट्स बना रहे हो तो फाइंड द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इन द वायर। इस कॉइल में तुम्हें करंट निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। डायरेक्शन की बात हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो उसका रेसिस्टेंस भी दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। मतलब पहला मैग्नेटिक फील्ड दिया -B0t_k। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और टाइम के साथ वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट निकालना है, और भी पूछा है कि हर एक में आपको चार्ज भी निकालना है। फाइंड द चार्ज फ्लोन। तो काफ़ी सिंपल है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो करंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। करंट का क्या होगा फॉर्मूला? I = d∅/dt अपॉन रेसिस्टेंस। सो d∅/dt की क्या वैल्यू है? d∅/dt को हम लिख सकते हैं dv/dt इंटू एरिया अपॉन रेसिस्टेंस, और dv/dt क्या हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, मतलब नेगेटिव को भूल जाओ, तो ये बस B0 आ जाएगा, और B0 ही आ जाएगा, और इंटू एरिया। एरिया क्या है? πr² एंड अपॉन स्मॉल r। दिस इज द आंसर। ये हो गया करंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। और पहले क्वेश्चन में यदि चार्ज निकालना है तो इस करंट को हम dq/dt लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं। तो करंट चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा Q = फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा Q। तो फ्लक्स हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ B0 इंटू T, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया πr² अपॉन रेसिस्टेंस। अब देखो चार्ज जब पूछता है तो किसी कोई इंटरवल बताया होगा, तो इंटरवल उसने बताया नहीं है, तो हम मान लेते हैं 0 से लेके T0 तक। तो बस यहाँ पे T0 तुम्हें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो B0 T0 πr² अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज आ गया। तो अब सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं क्विकली। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम मेथड। अब सेकेंड पार्ट में बस एक ही डिफरेंस है कि अब मैग्नेटिक फील्ड B0t³ दे दिया है, तो करंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे d∅/dt अपॉन रेसिस्टेंस, और d∅/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? dv/dt बेसिकली विच इज़ B0 इंटू 3t² इंटू एरिया πr² अपॉन r। हमारा आ गया 3B0 πr² और इंटू t² अपॉन r। सो दिस इज द आंसर। और चार्ज निकालने का भी सेम है, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो चार्ज हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड B0 T0³ इंटू πr² अपॉन रेसिस्टेंस। दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। पूछा है फाइंड द करंट एंड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो छोटे वाले लूप में, छोटे वाला लूप का दे रखा है कि उसका रेडियस काफ़ी छोटा है बड़े वाले लूप से,
और उसको देने का मतलब ये है कि बड़े वाले लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले लूप पे तुम कांस्टेंट मान सकते हो। तो मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर विच इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, और मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे तो पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो करंट निकालने का सिंपल तरीका, पहले ईएमएफ निकाल देते हैं हम। ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और एरिया हमारा कांस्टेंट है, सो पाई बी स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऐसा करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है ईएमएफ निकालने से पहले, मतलब थोड़ा सा अच्छा मेथड है, मतलब उतना शॉर्टकट नहीं हमें करना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली में हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, उस छोटे कॉइल से, ठीक है, और फिर उस फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ निकालेंगे। तो पहले फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू बिगर कॉइल इज म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r, ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, और इनटू एरिया ऑफ दैट लूप विच इज पाई बी स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक, अब हमारे पास फ्लक्स आ गया वैल्यू। अब ईएमएफ निकालने के लिए बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो गया सॉल्यूशन। तो इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें बस टी स्क्वायर ही वेरिएबल, और तो कुछ वेरिएबल नहीं। तो सारा जो भी कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे। तो हम म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा, तो 2 कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया आंसर, म्यू नॉट आई नॉट पाई बी स्क्वायर टी अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये ईएमएफ। और करंट निकालने को ईएमएफ को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो दैट डिवाइड बाय रेसिस्टेंस विल गिव यू द आंसर। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक तुम्हें एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, और उस इनफाइनाइट वायर में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब वो करंट वैरी कर रहा है। तो जब करंट वैरी कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होने का चांसेस है। तो बेसिकली तुम्हें फ्लक्स निकाल देना है इसके थ्रू। अब ध्यान से देखोगे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम एक x डिस्टेंस पे dx का एक एलिमेंट ले लेंगे, और ये एरिया ले लेंगे। इस एरिया के थ्रू हम पहले छोटा सा फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट स्मॉल फ्लक्स। सो डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई x। ठीक है, तो ये तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इनटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, डी ए इक्वल्स टू, ये लेंथ है इसका आई थिंक l और a है ना, नहीं l है, स्क्वायर लूप है तो l लेंथ है, तो l इंटू डी एक्स ये लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, l इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो टोटल फ्लक्स तुम्हारे पास आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स ही हमें निकालना है। तो फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2 पाई, टी स्क्वायर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, टी स्क्वायर, और इनटू डी एक्स अपॉन एक्स। और हमको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ए से लेके ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल फ्लक्स इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स देख लो क्या आता है, म्यू नॉट आई नॉट एल टी स्क्वायर में प्रोनाउंस कर रहा है, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, 2 पाई, और यहाँ पे लॉग टू द बेस ई ए प्लस एल अपॉन ए। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस सारी क्वांटिटी में देखो, इसमें सिर्फ टी वेरिएबल है हमारा, तो हमारा ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ईएमएफ आ जाएगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट दिस। सो ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी
और ध्यान से देखो सारा कांस्टेंट है, इसको ln भी हम लिख सकते हैं, तो इंटू 2t आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट आई नॉट एल म्यू नॉट आई नॉट एल ln a प्लस एल अपॉन a अपॉन क्या मैं कर रहा हूँ, ये पाई इंटू टी, दैट्स द आंसर, दैट्स द EMF। अच्छा करंट पूछा है तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस, तो EMF बाई रेसिस्टेंस, ये हमारा करंट आ गया, तो इसको डिवाइड कर दो R से, दैट्स इट, दिस द करंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स है EMF कैलकुलेट करने का, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 लूप्स दिया हुआ है तुम्हें, N1 टर्न्स एंड N2 टर्न्स का। ठीक है, एक लूप बड़ा दिख रहा होगा और एक लूप काफ़ी छोटा है, और दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं दिया है, मान के चलो इसका डिस्टेंस है x। ठीक है, तो x ये दे रखा है। अब सोचो इसको क्या करना है। अच्छा, इसमें पूछा है कि फाइंड द करंट, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड करंट थ्रू द स्मॉलर लूप। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर रिकॉल करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर वायर, तो उसका ध्यान से एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, म्यू नॉट आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, और चूँकि इसका रेडियस काफ़ी छोटा है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसा यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि उसका रेडियस काफ़ी छोटा है। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आता है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक तरह से करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले फ्लक्स निकालना पड़ता है, फिर फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो EMF आएगा, फिर EMF को डिवाइड करोगे रेसिस्टेंस से तो करंट आएगा। ठीक है, तो करंट हम मतलब रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं R ओम दिया हुआ है, और कैपिटल R मान लेता हूँ, स्मॉल r यहाँ पे है। तो चलो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल लूप के द्वारा, इसको N1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और फिर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इसके एरिया से तो फ्लक्स आएगा, और सिर्फ वो फ्लक्स थ्रू वन सिंगल लूप होगा, उसको N2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। तो टोटल फ्लक्स ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल फ्लक्स। तो पहले टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच इज N1 इंटू म्यू नॉट आई नॉट टी है, तो आई नॉट टी, और इसका रेडियस R है तो R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ये x ही दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बस हुआ इसके द्वारा, और इसको फिर हम N2 से मल्टीप्लाई करेंगे, N2 और पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। देखने में बस बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल है। अब टोटल फ्लक्स आ गया तो EMF के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसमें देख लो सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, N1 N2 म्यू नॉट आई नॉट पाई R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा EMF आ गया। करंट निकालने के लिए इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो, सो I इक्वल्स टू EMF अपॉन रेसिस्टेंस, आई मीन R से लिख देता हूँ, दैट्स इट। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बिकम सिंपल और सॉल्व हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कुछ क्वेश्चन और होगा, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में पूछा है फाइंड द EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर लूप मान के चलो, इसको स्क्वायर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसमें हमें EMF निकालना है। तो सिंपल है, इसको EMF निकालने के लिए क्या करोगे, सपोज मान लो एक जनरल टाइम पे ये x अंदर जा रहा है,
x डिस्टेंस, तो कितना एरिया आया, x इंटू मतलब x इंटू एल लिख सकता हूँ, ये एरिया हो गया, मतलब इतना एरिया अंदर गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक जनरल टाइम टी पे हम मानते हैं, तो फ्लक्स से क्या वैल्यू आएगी, बी नॉट इंटू एक्स इंटू एल, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो EMF आ जाएगा, तो EMF इज डी फाई बाई डी टी। अब ध्यान से देखो, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, x एक वेरिएबल है, तो बी नॉट इंटू एल डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो बी एल वी, तो ये हमारा EMF आ गया। अब इसको मोशनल EMF नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, वो अभी फ़िलहाल के लिए बस EMF बी एल वी, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा सिचुएशन था, हमने सॉल्व किया और हमने EMF पाया बी एल वी, दैट्स इनफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बी एल वी हमारा आ गया आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एरिया चेंज कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स ही था, तो हमने एरिया का एक्सप्रेशन लिख दिया और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास EMF आ गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और उसको सॉल्व करना है अच्छे से, तो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर वायर लूप है और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो तुमसे पूछा है फाइंड द EMF आफ्टर अ टाइम t, और EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर लूप क्या होगा, ये इसका कुछ समय के बाद ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, मतलब ये इसका कुछ पोर्शन एरिया इसके अंदर जाएगा। अब t टाइम पे ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ये ओमेगा t एंगल फॉर्म कर रहा होगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t, हमारे पास एंगल मिल गया हमें तो बेसिकली हमारे पास जो रीजन है, ये रीजन है, और इस रीजन का हमें एंगल भी मालूम चल गया, और इस रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो हम फ्लक्स इसके थ्रू निकाल सकते हैं, छोटा फ्लक्स बोल सकते हो, डी फाई या फिर जस्ट फाई। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी नॉट है, ठीक है, और एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला तुमने शायद पढ़ा होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर हाफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आर हमें कैपिटल आर लेना है, ठीक है, मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, तो बी नॉट हाफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा टी वेरिएबल है, और EMF का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बस ये डिफ्रेंशिएशन का ही क्वेश्चन एक तरह से, तो बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 ये कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी चेन रूल लगा देंगे, तो 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी एंड इंटू अगेन ओमेगा टी का ओमेगा, तो मैंने चेन रूल लगा लिया। ध्यान से देख लो एक बार फिर से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, सो 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी एंड इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, इक्वल्स टू, या फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, मगर ठीक है, हाफ बी नॉट आर स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मैं यहाँ पे ओमेगा लिख देता हूँ, ओमेगा, सो बी नॉट ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, दैट इज द EMF एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब करंट निकालने के लिए इसको स्मॉल आर से डिवाइड करो, दैट्स इट, दैट्स द करंट, सो करंट हो जाएगा हमारा EMF अपॉन स्मॉल आर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका C और D पार्ट है एक्चुअली उसी क्वेश्चन का, तो हमें क्या निकालना है, ये C पार्ट है। अब हमारे पास एक लूप दिया हुआ है और वैसे इसका आंसर दे ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हम इस लूप को, करंट एक वायर है यहाँ पे आई नॉट है सपोज, और इस लूप को हम रोटेट कर रहे हैं बाहर वाले लूप को, तो कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो EMF
इज 0, d5/dt इज 0 एंड करंट इज 0। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। उसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर डी। तो एक सर्कुलर लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूँ पहले। मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर की तरफ है और B0 वैल्यू है, ठीक है। अब इसको रोटेट किया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसका एरिया भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स चेंज होगा या नहीं? होगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है 3 क्वांटिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल ऑल्सो। सो BA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो B0 इंटू पाई r² कॉस, अब t टाइम के बाद वो कितना एंगल रोटेट करेगा, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बेसिकली एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो ओमेगा t होगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया? फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, B0 पाई r² cos ओमेगा t, और इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर लो तो हमारे पास EMF आ गया। तो d5/dt, तो cos ओमेगा t का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस B0 ओमेगा पाई r² साइन ओमेगा t, दैट्स इट। और ये करंट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो, तो EMF अपॉन रेसिस्टेंस एंड दैट्स बिकम्स द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा ये, कैलकुलेशन बेस्ड। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 40 ओम हैज़ 100 टर्न्स एंड रेडियस उसका दे रखा है, और इट इज कनेक्टेड टू एन एमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 160 ओम, ठीक है। इसको चलो डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास कॉइल है और इसको हमने एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। द कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड, चार्ज कितना फ्लो किया ये दिया हुआ है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, मतलब कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, when the coil is taken out of the field through it, तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास फॉर्मूला है चार्ज का, डेल्टा Q इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं? रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है 40 ओम, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। टोटल फ्लक्स मतलब चार्ज दे रखा है, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे डालोगे और रेसिस्टेंस का वैल्यू डालोगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा थ्रू 100 टन्स। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया डेल्टा Q इंटू रेसिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू 100 टर्न्स आ गया। अब ये फ्लक्स थ्रू 100 टर्न्स को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया, और एरिया क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, तो पाई r²। तो ये क्वांटिटी जो है हमारा, ये फ्लक्स थ्रू वन सिंगल टर्न है, और इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्लक्स टू 100 टर्न्स हो गया। और ये टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू हमारे पास जो फ्लक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज इंटू रेसिस्टेंस से, तो दैट इज डेल्टा Q इंटू रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या अननोन है देख लो, इसमें सिर्फ B अननोन है, तो हम डायरेक्टली B का फॉर्मूला लिख देते हैं। आई थिंक ये 160 कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, 160 का कोई रोल नहीं है, देखता हूँ आंसर आ रहा है या नहीं। तो B इक्वल्स टू, तो Q इंटू रेसिस्टेंस अपॉन, मतलब इसको R डैश लिख देता हूँ, अपॉन N इंटू पाई r²। अब चार्ज की वैल्यू डाल दो, तो मैं चार्ज की वैल्यू डाल के देख रहा हूँ,
तो चार्ज का वैल्यू क्या है हमारा 32 माइक्रोकूलम। तो 32 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रेसिस्टेंस है, ध्यान रखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस हमारा 40 है, तो हम 40 लेंगे अपॉन, पता नहीं रेसिस्टेंस उस मे बी ले लिया होगा रेसिस्टेंस 200 में भी, देखते हैं। सो 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 100 और 3.14 इंटू रेडियस। सो रेडियस 6 मिलीमीटर, सो 36 और इसको 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अप्रॉक्सीमेटली देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 आ गया, तो 36 2 जा 64, तो क्या आ गया हमारा आंसर मैग्नेटिक फील्ड 32 64 डिवाइड बाई 5, 36 5 जा 180 इंटू 3.14, 180 इंटू 3.14, देख लो कितना आंसर आ रहा है। कोई आंसर है इसके साथ मैच? पहला और दूसरा तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब देख लो 64/180 लगभग 1/3 हो गया, 1/9 हो गया। तो आई थिंक उसने ये दोनों रेसिस्टेंस को मिला के ले लिया है जिसने भी क्वेश्चन बनाया है। तो 40 एंड 160, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा हम 200 लेंगे, मतलब इसका 5 टाइम्स मोर, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब ध्यान से देखो 65 जा लगभग 180, तो 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 कितना आ गया? ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 जा 20, 0 2 320 अपॉन 180 इंटू 3.14, तो करीब इस दोनों में से कोई होना चाहिए आंसर। तो 2/3 आ रहा है हमारा, तो इसको कैलकुलेट कर लो यार। तो कितना आ गया ये 16/9, 16/9 3 जा 27 अप्रॉक्सीमेटली। तो 16/27 कितना हो गया? दोनों काफ़ी सिमिलर, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो चलो इसको देख ही लेता हूँ करके क्या आ रहा है हमारे पास। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं। तो 16/9 और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22 इंटू 7, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो 16 7 जा 7 6 जा 42, और अच्छा इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 और 8 हो गया, तो 8 7 जा क्या आ गया? 7 8 जा 56 अपॉन 99, सो 56/99 क्या हो गया? 0 पॉइंट, बस एक ही पॉइंट पता करना है यहाँ पे, तो 0.560। 99 5 जा हाउ मच? 99 5 जा 4, 9 5 जा 45, 495 होगा, आई थिंक होना चाहिए 495। सो 566 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके एक तरह से सॉल्व करना है, और यूनिट्स वगैरह का भी ध्यान देना है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उतना अच्छे से मेंशन नहीं किया है, एक्चुअली एमीटर से कनेक्टेड है, तो इस पूरे का रेसिस्टेंस लेना है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में हमने देख लिया कि हाउ टू फाइंड द ईएमएफ, बेसिकली ईएमएफ का कैलकुलेशन। फाइन, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, हमने 3 लेक्चर कर लिया, तो 3 लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ एंड द लॉट ऑफ थिंग्स। सो सी यू in the next class.